जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में पेशावर का दौरा किया और एक दफ़ा फिर इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की तमाम तर क़ुव्वतें फितना अल खवारिज जो कि एक और टेररिस्ट आउटफिट है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी अनरेस्ट है, उसके ख़िलाफ़ हर मुमकिन कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह ताला इन पे काबू पाया जाएगा, इन पे फ़तह हासिल की जाएगी। इसी के लिए हमने देखा कि जो तमाम सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई। क्या वक्तन जो इस तरह का फितना सर उठाता है इसकी पुष्पनाही कौन कर रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें शवाहिद मिलते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जाती है या इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर क्या वजह है कि इसमें कुछ पेशरफ नहीं होती? दुनिया के दूसरे ममालिक इस तरफ कान क्यों नहीं धरते? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब आपकी मौजूदगी का। किस तरह देखते हैं हाल ही में फितना अल खवारिज की एक्टिविटीज़ को? और फिर अगर मैं कुछ दिनों पहले भी देखूँ तो तुर्बत में भी एक वाक़या हुआ, वो थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि BLA ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका हदफ क्या है और क्या हमारे पास एक मजबूत स्ट्रैटेजी मौजूद है इनका कला कमा करने के लिए? नहीं, इनका तो एक ही है मकसद कि किसी तरह पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की जाए, पाकिस्तान में अपने नज़रिए को और फैलाया जाए, शरीयत लॉ को, और ख़ास तौर पे जिन फितना खारिज की बात हो रही है। और जब ये अपने इस नज़रिए को लेके आगे चलते हैं जी। तो फिर इसमें दूसरी क़ुव्वतें शामिल हो जाती हैं, जिसका ज़िक्र COS ने भी किया है कल। और जो बाहर की क़ुव्वतें हैं उसमें सर-ए-फ़हरिस्त तो हमारा जो हमेशा अज़ल से जो हमारी मुखालिफ रहा है, दुश्मनी करता रहा है, वो है भारत। तो वहाँ की आपको पता है कि रॉ की फंडिंग सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो इस मकसद के लिए की जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की जाए। उसका सबूत हमारे पास है, कल गुलशन की हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो एक तो ये रहा साहब। अब इसके दूसरा मामला ये है कि ऐसे मामलात मुख्तलिफ स्टेट के खिलाफ होते रहे हैं। क्या अमेरिका में 9/11 में ये मामला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अपने तमाम मामलात को यकजा करके, अपनी तमाम क़ुव्वत को यकजा करके तमाम की तमाम कौम इस पॉइंट पर मुत्तहद होकर उन्होंने इसका मुकाबला किया और उसके बाद कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये मामला हमने नेशनल एक्शन प्लान जिसका ज़िक्र हुआ उस मीटिंग में, जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं COS के, उसमें हमने बनाया 22 पॉइंट पर मुहित था नेशनल एक्शन प्लान। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी की पजीराई की चीफ ऑफ स्टाफ ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने अप्रूव किया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। जो काइनेटिक पॉइंट्स थे उसमें, जो काइनेटिक जमील साहब, एक इम्प्लीमेंटेशन सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम APS के वाक़े को भी देखते हैं जिसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, इस बात को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान में जो बड़े अंधोनाक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसको गुज़िश्ता हम समझते हैं कि 1 दहाई 1.5 दहाई गुजर चुकी है। अगर हम 9/11 की तरफ भी देखें तो 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। इस पूरे अरसे में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी, जियो फेंसिंग, इन लोगों को इंटरसेप्ट करना, इनकी आपसी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना, ये तमाम मसल्स भी तो हमारे स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब भी हम टेररिस्ट आउटफिट्स के बारे में सोचते हैं या इन बैंड आउटफिट्स के बारे में सोचते हैं तो हम एक जो तसव्वुर अपने जहन में लेके आते हैं वो ये होता है कि ये बहुत बैकवर्ड हैं, ये अभी भी बड़े प्रिलिमिनरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम इनको बड़े पिछले ज़माने का दिखाते हैं कि सिर्फ अपने जज्बे के तहत या अपने माइंडसेट के तहत ये लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पास दे हैव क्वाइट अ फ्यू रिसोर्सेज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एज वेल। And that's what I was mentioning it to you. The resources are provided by those countries which are not really in favor of Pakistan, which are against Pakistan. And therefore they get sufficient funding. And that's what I was mentioning, that the fundings is provided by our neighboring country, the country which always keeps animosity with us. तो उसकी वजह से ये उनको फंडिंग मिलती है। लेकिन रहा सवाल आपका, बुनियादी सवाल जो आपने किया है मुझसे, वो ये है कि उन्हें सारी टेक्नोलॉजीज और सारी ये दुनिया की जदीद चीज़ें किस तरह मिलती हैं। एक तो ये कि फंडिंग का मामला हो गया, दूसरा दुनिया में जराइम की तारीख है। जराइम जो है वो क्रिमिनल्स हमेशा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से आगे रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके पास रिसोर्सेज के लिए अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है किसी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से। वो बस जो डिसाइड करते हैं उसको खरीद लेते हैं। तो ये मामला है, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने नेशनल एक्शन प्लान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, काइनेटिक मामले में हमने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर लिया, जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं।
لیکن کیا ہم نے نان کائنیٹک ڈومین میں اتنا کام کیا؟ مثال کے طور پر ہم نے اب ریلیجس اور سیکٹیرین ٹیررزم پر پوری طریقے سے یس کنٹرول کیا، لیکن کیا پوری طریقے سے کیا؟ کیا ہم نے نارکو ویپن کی سپلائی اور ہیومن ٹریفک کو پوری طریقے سے کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کازز آف یہ کورٹس میں جو کیسز ہم نے پرسو کرنے ہوتے ہیں، اس کو دنیا کے دوسرے ممالک نے بھی ہم سے اٹھایا ہے، FATF نے بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکے کہ کیپیسٹی بلڈنگ میں کمی رہ گئی۔ بلوچستان ریکنسیلیشن 10واں پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا، اس پہ کام نہیں ہو سکا ابھی تک۔ تو یہ ریفارمز کرمنل جسٹس سسٹم وہ 12واں پوائنٹ ہے، اس پر کام نہیں ہو سکا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور منحصر قوم کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک چاہے بیرونی قوتیں ہوں یا اندرونی قوتیں ہوں وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتی رہے گی۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ کراس بارڈر اٹیک جو TTP کی طرف سے کیے جاتے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ 8 ٹیررسٹ کو جہنم رسید کیا گیا ہے ان 2 KP ڈسٹرکٹس۔ یہ ISPR کی رپورٹ ہمارے سامنے